सामान्य तौर पे मनुष्य या किसी भी जीव की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी सुरक्षा करता है। उसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने या कष्ट देने में अच्छा नहीं लगता है और यथासंभव ऐसी परिस्थिति से वो बचने का प्रयास करता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आत्मघाती होते हैं और अपने आप को चोट पहुंचाते हैं? अनजाने में नहीं, कभी कभी जानबूझकर भी ऐसा करते हैं और कभी कभी ये परिस्थितियाँ इतनी घातक हो जाती हैं कि वो उनके जान पे भी बन जाता है। इसे ही हम कह सकते हैं आत्मघाती प्रवृत्ति या अपने को नुकसान पहुंचाने वाला जो होता है सेल्फ हार्म, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ हार्म। ऐसे लोग अपने तो ये आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या होती जा रही है और ख़ास कर युवाओं और बच्चों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर इस समस्या के विषय में आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय है आत्म आघाती प्रवृत्ति। जी हाँ, आज हम इसी समस्या के विषय में बात करेंगे। आपने ये सामान्य तौर पे ये प्रवृत्ति बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, असामान्य है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ किशोर, कुछ युवक ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ हार्म करने की प्रवृत्ति होती है और वो यह भी जानते हैं कि ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं सही नहीं है, तो यथासंभव वो अपने इस प्रवृत्ति को समाज से छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बचने की कोशिश करते हैं। इसके कारण उनके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट फील होती है और वो यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनकी ये चीज़ें लोगों तक खुलकर नहीं आए। और संभव है कि बहुत समय तक ऐसा भी होता है कि जिसमें ये प्रवृत्ति होती है, इवन उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप तक को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे में ये प्रवृत्ति है। और कभी कभी ये लापरवाही इतनी घातक हो जाती है कि बहुत संभावना है कि आगे चलकर ऐसा बच्चा या ऐसा किशोर आत्महत्या कर ले। तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि हम एक आम इंसान कैसे समझ पाएगा कि उसके बच्चे में या किशोर में या जो भी उसके आसपास के नियरेस्ट डियरेस्ट है उसमें ये प्रॉब्लम है? तो इसकी कुछ पहचान होती है जिसके आधार पे आप एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि शायद ऐसा है। और फिर अगर आप बहुत ही पेशेंस और बहुत ही प्यार से उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे, उसकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो संभव है कि आप उसकी समस्या तक पहुंच पाए और आप उसकी मदद कर सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो सबसे कॉमन जो टेंडेंसी होती है बच्चों में, वो होता है कट करने की। ज़्यादातर आप देखेंगे कि कलाइयों में, बाजू में या फिर थाई के पास या पेट के पास वो कट्स करते रहते हैं। और एक ऐसी भी स्थिति आती है कि वो लगातार कंटिन्यूअसली कितनी बार कट करते चले जाते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों को पता ना चले, तो फुल स्लीव्स पहनेंगे या ऐसी चीज़ें से कवर करेंगे कि लोगों को पता ना चले। कट के अलावा और भी टेंडेंसी होती है, जैसे अपने हाथ को मुक्के से मारना, अपने सिर को पटकना, अपने को जलाने की कोशिश करना। उसमें मोस्ट कॉमन होता है सिगरेट या माचिस से वो जलाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। कहीं ना कहीं शायद वो हमसे मदद मांगते होते हैं और इसका मनोविज्ञान कुछ ऐसा होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि जिसमें इस तरह की प्रवृत्ति होती है उन्हें अस्थायी तौर पे ही सही, ऐसा करके उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने तकलीफ़ को, अपने पेन को कम कर रहे हैं। हकीकत ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अंदर इस तरह की भावनाएं हो सकती हैं कि उनको ऐसा लगे कि वो ऐसा करते हैं। आप अगर उनके बारे में पूछेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य तौर पे हम दो कह सकते हैं। एक जो होते हैं वो होता है, वो बहुत ही घातक हम कह सकते हैं कि वो अपने जान खुद लेने की कोशिश करते हैं। तो यानी ये इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक जो है उसमें उनमें प्रवृत्ति ये होती है कि वो उनका मुख्य जो लक्ष्य होता है
वो अपने आप को ख़त्म करना होता है, वो अपने को मारना चाहते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है वो मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को आघात पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाए बहुत मुश्किल है। जैसे चोट का इनका स्पेशल पैटर्न होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि कट तो किसी का भी लग सकता है, हमारे आपके भी हाथ में कई बार किचन में काम करते हुए कट लग गया, कुछ करते हुए में कट लग गया। उस कट और इस कट में फ़र्क ये होता है कि आप देखेंगे इसका पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है। प्रायः पैरेलल में ये कट्स होते हैं, कटे हुए होते हैं, या फिर हैशटैग की तरह इस तरह की कटिंग उनकी होती है। और क्लस्टर टाइप की होती है, उसकी गहराई ऐसे स्किन के लेवल पे होता है तो उभार सा उसमें दिखेगा, उसका जो कट होता है अलग से उभार सा दिखता है उसमें। तो ये चोट के कुछ खास पैटर्न होते हैं जिससे पता चल सकता है कि उन्होंने ऐसा किया है। और उसके अलावा वो जो भी जो जलाते हैं अपने आप को, तो प्रायः सिगरेट या माचिस से करते हैं, तो उसमें जो उनका घाव जो होता है वो 6 से 8 मिलीमीटर का होता है और मटर के दाने के शेप का गोलाकार होता है। उस तरह का अगर है उसमें दाग अक्सर दिख रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि ये इसके अंदर ये प्रवृत्ति आ गई है। संभव है कि भविष्य में जाकर वो सुसाइड भी कर ले। स्वयं को चोट पहुंचाने वाला उसका जो है वो सिर को ज़्यादातर है कि सिर को पटकते हैं या मुट्ठी से दीवार पे मारते हैं, तो उस तरह की चोटें उनमें लगी रहती है। लेकिन इनके बहुत सारे स्पेसिफिक चोट नहीं है जो आप डिफरेंसेस कर पाएँ। कई बार अपने आप को रगड़ना या खरोचना, अपने बालों को खींचना, और कई बार जैसे कि ऐसी विषाक्त चीज़ें जिसको जैसे मच्छर मारने वाला हम लोग ओडोमस लगाते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके वो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। कई बार सिर्फ उनके अंदर ये आत्मघाती प्रवृत्ति होती है, लेकिन कई बार एसोसिएट होता है कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्याओं से। जैसे बहुत मोस्ट कॉमन है, जैसे हो सकता है कि उसके साथ उनके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकृति हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हो सकता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, ड्रग एब्यूज़ हो सकता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसके साथ भी ये एसोसिएट होते हैं। तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि बाकी जो सिम्टम्स अगर जिनमें होता है, जैसे एक होता है टिचोटिलोमेनिया, बाल को खींचने की बीमारी होती है, तो वो लोग जो अगर आप जड़ में जाएंगे तो वो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं करने के लिए कि वो चीज़ें करके, वो जानबूझ के नहीं कर रहे लेकिन ऑब्सेस्ड होने के कारण वो करते हैं और करके अच्छा लगता है। जबकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ऑब्सेस्ड नहीं होते, वो अपने आप को तकलीफ़ देने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तकलीफ़ दे के वो जो भी कारण हो, ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मैंने गलती की है या गिल्ट है, तो वो अपने आप को दोषी मानते हुए अपने आप को वो दंडित करते हैं। ऐसा दंडित करके उनको थोड़ी देर के लिए रिलीफ होता है। कारण जो अगर हम कह सकते हैं तो वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो एक सतही तौर पे एक मुकाबला तंत्र के रूप में वो ऐसा करते हैं। यानी कि जो इस तरह का जो वो करते हैं, उन्हें अस्थायी तौर पे ही उनको ऐसा लगता है कि उनके जो नकारात्मक भावनाएं हैं उससे उन्हें राहत मिल रही है, भले ही वो उन्हें अस्थायी तौर पे लगता है सच्चाई से बहुत करीब नहीं है। दूसरा कि वो जो मैंने कहा कि अपने आप को दंडित करने के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग होता है या खुद पे गुस्सा है, खुद को वो दंडित कर रहे हैं। मान लीजिए किसी दूसरे ने भी बुरा किया तो अपने आप से कि मैं ही बेकार हूँ, सब मुझे ऐसा करता है, तो लो तुम क्या मुझे प्रताड़ित करो, मैं खुद अपने आप को प्रताड़ित कर रहा हूँ। तो इस तरह की भावनाएं हो सकती हैं। या फिर ये भी संभव है कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हों और अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हों। कई बार देखा गया है ना कि दूसरों को ये जताने के लिए कि आप बहुत गंभीर दर्द में जी रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, दूसरों को जाहिर करने के लिए भी वो इस तरह की कभी कभी कर सकते हैं। या फिर कई बार अपने दर्द को दूसरों से छुपाने के लिए भी ऐसा करते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे सहायता चाहते होते हैं और अनकॉन्शियसली वो सिंबल के तौर पे ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं ताकि आप समझिए कि उनका दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप उनकी मदद कीजिए।
तो ये बहुत चीज़ें, बहुत सारी मनोभावनाएं, मनोविज्ञान हो सकती हैं इस प्रकार के विकार के बढ़ने की। कई बार बदला लेने के उद्देश्य से सामने वाला, उसे पता है कि अगर मुझे दर्द होगा तो आपको तकलीफ़ होगी, तो आपको तकलीफ़ देने के लिए मैं अपने आप को दर्द में लाऊं। तो ये बदले की भावना भी कभी कभी होती है। और अगर कारण विज्ञान को हम एनालिसिस करें तो प्रायः देखा गया है ये उन बच्चों में अधिक होने की संभावना होती है जिनके बचपन में उनके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ हो, उनको आघात लगा हो, उनके साथ किसी तरह का अब्यूज़ किया गया हो, उनके अंदर ग्लानि की भावना आ गई हो। तो वो ऐसे जिसकी हिस्ट्री होती है तो संभव है कि आगे चल के उनमें इस तरह की संभावनाएं हो। कई बार ये भी देखा गया है कि जो विषम लैंगिक होते हैं उनमें भी इस तरह की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि आम लोगों में जो प्रवृत्ति होती है उससे इनमें अधिक होती है। समलैंगिकता वाले लोगों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। और इन कारणों को अगर हम ध्यान दें, कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग सामाजिक रूप से अलग थलग या अपने आप को अस्वीकृत महसूस करते आ रहे हैं बचपन से, जैसे बचपन में माता पिता ने पेरेंटिंग के समय जानबूझ के नहीं अनजाने में ही ऐसा किया कि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अन्य भाई बहन की तुलना में, या स्कूल में अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर इस तरह की नकारात्मक भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं कि उनको अपने आप से नफरत होने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नफरत के ही लायक हूँ। और जब वो नफरत के लायक है तो वो अपने आप को इस तरीके से कष्टप्रद स्थिति में लाते हैं। अगर इसका समय पर सही इलाज ना हो तो बहुत चांसेस होता है कि ऐसे लोग आगे चल के आत्महत्या भी करने लगते हैं। इनमें कुछ खास प्रवृत्ति होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब इस तरह के ये कट्स करते हैं तो इनमें ढकने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग जो कि हर तरह के ड्रेसेस पहन रहे हैं, आधुनिक ड्रेस पहन रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की प्रवृत्ति आती है तो फुल स्लीव पहनने लगेंगे। लोगों के समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक्सपोजर ना हो उनके बॉडी का, कोई उनको देखे नहीं, कभी रिस्ट वॉच लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे। ऐसे परिस्थितियों से यथासंभव बचने की कोशिश करेंगे जहां उनका जो उन्होंने जो अपने आप को चोट पहुंचाई है, जिसके निशान हैं, वो लोगों तक दिख पाएँ, तो यथासंभव उससे बचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच कम से कम रहना चाहते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के सामने अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्सपोज करने में असहज महसूस करेगा, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ही स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, जैसे कहीं सार्वजनिक स्थल पे नहाना हो या गंगा स्नान कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके जख्म को देखकर लोग उनके बारे में अनुमान न लगा दें। और इन्हीं सब कारणों का प्रभाव उनके पड़ता है। उनमें सोशलाइजेशन की कमी आ जाती है, वो सामाजिक स्थितियों से बचते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे अपने प्रियजनों से भी दूर होने लगते हैं। उनका हर चीज़ों में इंटरेस्ट, उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट कम होने लगता है जिसमें भी हाल फिलहाल भी उन्हें आनंद आता था, एनहिडोनिया या उस तरह की चीज़ों से भी उन्हें दिक्कत होती है, उस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट घट जाता है। और इनका इलाज बहुत ही ज़रूरी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि चलो 2-4 कट कर लिया, क्या हुआ, क्योंकि ये जब बार बार कट्स करते हैं, ये बार बार जब जलाते हैं अपने आप को या कहीं चोट लगाते हैं, तो कई बार होता है जैसे सिर को पटक लिया तो सिर पे बहुत गहरा चोट लग सकता है। कई बार इनको बार बार जो कट्स कर रहे हैं, इनके स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और इनकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर हो सकता है। और ये प्रवृत्ति अगर लगातार बढ़ती चली गई तो आगे चल के ये आत्मघाती प्रवृत्ति, इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दे सकता है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो जाता है। इलाज के लिए इसमें दोनों तरह के इलाज की बहुत ही आवश्यकता होती है। एक जनरल मेडिकल कंडीशन में इनको ज़रूरत होती है, जो डॉक्टर्स इनके इन्फेक्शंस को देखें, इनके घाव का सही ट्रीटमेंट हो, और साथ ही साथ इनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, ताकि उनके जो भी डिस्ट्रेस का मूल जो रूट कॉज है वहाँ तक पहुँचकर इनको हेल्प किया जा सके। आप जो उनके अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, अगर आप चाहें तो समय से रहते आप उनको
सहयोग दे सकते हैं। वो कैसे? तो 2-4 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो बहुत सहजता से आप उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे उन्हें कभी भी प्रेशराइज ना करें। ऐसे लोग अक्सर गिल्ट फील इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है और ये गिल्ट फीलिंग के कारण ये अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इनको इनकी तकलीफ़ को कहने के लिए इन्हें आमंत्रित ज़रूर कीजिए, कहिए, मोटिवेट कीजिए कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम बताओ। लेकिन ऐसा इन्हें नहीं लगे कि इन्हें अंदर से ऐसा फील हो कि ये प्रेशराइज हो रहे हैं। तो आप इस तरीके का दबाव मत दीजिए कि ये प्रेशराइज महसूस करें, बल्कि आप इस तरीके से कि जैसे आप इनके सहयोगी हैं और आप हमेशा इनके साथ रहेंगे, हर कंडीशन में आप इनकी मदद करेंगे। अपनी बातों या अपने व्यवहार से या अपने स्पर्श से इन्हें ऐसा महसूस कराएं ताकि ये आपसे खुलकर बात कर सके और अंदर से प्रेशराइज महसूस ना करें। क्योंकि अगर इन्हें ये महसूस होगा कि आप उनको किसी भी तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं तो इस तरह की प्रवृत्ति संभव और बढ़ जाए और उनका अकेलापन भी बढ़े और फिर शायद ये स्थिति और भी गंभीर हो जाए और आप इसमें उनकी मदद कुछ नहीं कर पाएँ। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, सुने, एक गुड लिसनर बने। कई बार होता है कि थोड़ी सी भी बात पता चली, उसने कहना शुरू किया कि बीच में नहीं, हमने स्टॉप कर दिया और लगे भाषण देने, उपदेश देने लगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनैतिक है, पाप लगता है, दुनिया जहाँ तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम अपने आप को सुधारो, ये वो। तो इससे क्या होता है, सुधारे या ना सुधारे, इस तरह की जो हम लोग उपदेश दिया करते हैं उससे वो क्या होगा कि वो जो भी वो कहने वाले थे स्टॉप हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं। तो पहले उनको सुनने की कोशिश कीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आपके सुनने से ही उनको काफ़ी हद तक राहत महसूस होगी और वो सुरक्षित महसूस करेंगे। और जब वो सुरक्षित महसूस करेंगे तो संभव है कि आपसे अपने तकलीफ़ को शेयर करें, और जब वो अपनी तकलीफ़ को शेयर करेंगे तो हम काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसका सिर्फ सुनिए ही नहीं, आपको जजमेंटल भी नहीं बनना है। कई बार ठीक है, हमने पूरी बातें उनकी सुन ली, सुनने के बाद हम अपना निर्णय दे देते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व की ये कमजोरी है, तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, तुम्हारे जगह फलाना ऐसा करता, वो आदमी इससे भी बुरे कंडीशन में था लेकिन देखो कितना वो बहादुरी से निकल गया। तो ऐसा करके हम उसे मोटिवेट नहीं करते हैं, बल्कि इसी जजमेंटल जो हमारे शब्द होते हैं उसके कारण वो हमारे करीब नहीं आ पाते और अपनी तकलीफ़ नहीं बता पाते हैं। तो कभी भी जजमेंटल ना हो, उन पे आरोप ना लगाएं, उन पे उनके भविष्य का कोई नकारात्मक अनुमान न लगाएं, इससे जहाँ तक हो सके बचें। उसके बाद आप उनसे पूछें कि उन्हें क्या चाहिए। जैसे उन्होंने सब बता दिया, फिर खुल के पूछिए कि तुम्हें मुझसे किस तरह की मदद की ज़रूरत है। तुम जैसे भी मदद कहो मैं करने को तैयार हूँ, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो जो जिस भी तरह का सपोर्ट चाहते हैं। तो आप उनसे खुल के कहिए कि तुम्हें जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ऐसा उनके हो सकता है कि शुरू में वो नहीं बोले, लेकिन जब लगातार इस तरह के सपोर्टिव आपके संवाद उनके साथ होंगे तो वो धीरे धीरे अपनी समस्याओं से समाधान उन्हें क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसा तब वो करते हैं, उनको लगता है उनका समस्या समाधान योग्य नहीं है, वो बुरी तरह फंस चुके हैं, वो निकल नहीं सकते, उनकी समस्या का कोई उपचार नहीं है। इस तरह के कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें उनके दिमाग में आई होती हैं जिसका असर उन पर इतना बुरा और आत्मघाती रूप में पड़ता है, खास करके उन लोगों को जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मैंने कहा था ना कि 2 प्रकार के होते हैं, एक का मूल लक्ष्य होता है अपने जीवन को ख़त्म करना, अपने आप को ख़त्म करना, और इस भावना से प्रेरित होकर वो अपने आप को आघात पहुंचाते हैं, और दूसरे होते हैं कि उनको अपने आप को चोट पहुंचाना है इसलिए पहुंचा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें मरना है। तो जिन लोगों में ये लक्ष्य होता है कि उन्हें अपने आप को जिंदा रखना ही नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए ये भावनाएं अक्सर होती हैं कि वो एकदम समझ जाते हैं कि वो अब बुरी तरह फंस चुके हैं, अब वो बिल्कुल नहीं निकल सकते, अब उनके पास मौत के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उनमें इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप पूछेंगे सामने से आकर तो मे बी कि उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो उपचार प्राप्त जो इस तरह से पीड़ित व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं देखभाल चाहता है, उसे ज़रूरत होती है हमारे देख रेख की। तो उसे ऐसा अंदर से महसूस होगा कि हाँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे सामने से मिल रहा है, तो थोड़ी राहत महसूस होगी, थोड़ा उसके अंदर आत्मबल बढ़ेगा। कभी कभी साफ साफ बोलना भी चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है उसमें आत्मघाती प्रवृत्ति आ गई है, आपको डर लग रहा है कि वो सुसाइड करेगा,
तो उसमें खुलकर आप सामने से पूछिए, क्या तुम्हारे अंदर आत्महत्या की भावना आ रही है? क्या तुम अपने आप को ख़त्म करना चाहते हो? तुम अपने आप को मारना चाहते हो? पहले ये विचार लोगों का था कि ऐसा पूछने से जिसके दिमाग में नहीं भी होता उसके दिमाग में आत्महत्या की भावना आ जाती है और लोग नहीं पूछते थे। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च इस बात के विपरीत यह बताते हैं कि शोधों से पता चलता है कि अगर हम सामने से आकर इस तरह से पूछते हैं तो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में कमी आती है, ना कि बढ़ोतरी होती है। तो जब ज़रूरत पड़े तो ऐसा भी करना चाहिए। साथ ही आपको अपना भी ख्याल रखना है। कई बार हम लोग इस बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए कि हम खुद ही शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और कभी कभी हम भावावेश में बहुत उद्वेलित होकर न सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने साथ भी कुछ नकारात्मक कर लेते हैं। तो अब उनको सही करने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से आपको मजबूत होना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को देखना होगा। जो भी चीज़ें, जो भी आपकी भावनाओं को उद्वेलित कर रही हैं, पहले आप अपने आप को उसके लिए स्वीकार कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने आप को सही कीजिए कि बुरे से बुरे कंडीशन में अगर वो हो तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम इस प्रकार से जो आत्मघाती प्रवृत्ति होती है लोगों की, उसमें बढ़ने से रोकने में उनकी मदद कर सकते हैं, किसी दुर्घटना को घटने से बचा सकते हैं। क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि जिसने भी आत्महत्या की है वो इनडायरेक्ट में हमें संकेत देने लगता है, कुछ इस तरह की बातें करता है। जैसे कभी आप देखेंगे कि वो हर छोटी छोटी बातों में अब मैं हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, इस तरह की बातें बोलता है, या अपनी महंगी और अपनी प्रिय चीज़ें लोगों को दान करने लगता है, या वो बार बार ऐसा दिखाता है कि जैसे उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब वो बुरी तरह से फंस चुका है, वो इससे निकल नहीं सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको संकेत देती हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो संभव है निकट भविष्य में ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। तो इस तरीके से हम बहुत सहजता से इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, आत्मघाती प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।